हड़प्पा सभ्यता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न अर्थात शॉर्ट क्वेश्चन को लेकर उपस्थित हुए हैं। आपके परीक्षा में 15 क्वेश्चन पूछा जाता है और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंक का आपको 50 से 70 शब्दों में देना होता है। तो हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। तो आइए जानते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा कि आपका पहला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण समझ लीजिए। हड़प्पा सभ्यता जो कि आप चैप्टर को बढ़िया से पढ़े हैं, हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण, यदि सभ्यता के पतन का एक ही कारण नहीं वरन विभिन्न कारण देखे गए हैं। जैसे कि कुछ विद्वानों का कहना है कि हड़प्पा गया, वहीं कुछ विद्वानों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन। ठीक उसी तरह से कुछ वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि यहाँ पर वर्षा की इतनी हड़प्पा सभ्यता को छोड़कर दूसरे जगह पलायन कर गए। रेगिस्तान ही रेगिस्तान बन गए, मतलब बालू ही बालू नजर आया, जिसके कारण से छोटे मोटे कटीली पेड़ पौधे उगने लगे और फसल लोगों के द्वारा नहीं किया जाना संभव हुआ। अर्थात जब फसल नहीं होगा तो लोग खाएगा कहाँ से, पशु का पालन कहाँ से करेगा, जिस कारण से यहाँ के लोग एक जगह से दूसरे जगह पलायन कर गए। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे कारण है ना बताए जाते हैं, लेकिन हम लोग कुछ महत्वपूर्ण कारण को आइए जानते हैं विस्तार से। उसी प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं, तो इस चीज़ को भी हम लोग जानेंगे। इस दोनों प्रश्न का उत्तर सेम होगा। यह प्रश्न देखिए कितना महत्वपूर्ण है, 2010 में ही पूछा गया, 12 में पूछा गया, 18 में भी, 20 में भी और 21 में ही पूछा गया है। यानी कि अभी तक कुल मिलाकर 5 बार पूछा जा चुका है। हड़प्पा सभ्यता कैसे समाप्त हुई, इसको लेकर विद्वानों में मतभेद है। और ये बात अभी जस्ट आपको बता दी हम कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किस तरह से हुआ, इसका कोई फिक्स कारण नहीं बताया जा रहा है। लेकिन अगर मुख्य कारण की चर्चा कभी भी हो तो मुख्य कारण आपको बाढ़ बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? बाढ़ बताया जाएगा। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए ध्यान से सुनिए, सुनते सुनते याद हो जाएगा। ठीक है, मौखिक रूप से आप लोग बताइए, अभी बताएं कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा हड़प्पा सभ्यता के पतन का कौन सा कारण था। तो बाढ़ था, अकाल था, वर्षा की कमी था, सुखाड़ था, अकाल था, रेगिस्तानों में वृद्धि था, है कि नहीं। और इसके साथ साथ जो है भूकंप भी यहाँ पर बहुत ज्यादा आता था, जिसके कारण से लोग यहाँ से उठ करके दूसरे जगह चले गए। ये सब बात बताया जा रहा है। तो लिखा है कि इसको लेकर विद्वानों में मतभेद है, फिर भी इसके पतन के निम्नलिखित कारण दिए जाते हैं। तो चलिए, सिंधु क्षेत्र में आगे चलकर वर्षा कम हो गई। सिंधु सभ्यता में क्या हुआ कि कुछ समय के बाद जो है वर्षा होना शुरू हो गया, धीरे धीरे कम हो गया। बात समझ रहे हैं जी। फलस्वरूप कृषि और पशुपालन में कठिनाई होने लगी। अब बताइए, जब वर्षा होना कम हो जाएगा तो फसल होगा नहीं, कृषि होगा नहीं। जब कृषि नहीं होगा तो जब कृषि नहीं होगा तो घास तो नहीं उपज पाएगा। जब घास नहीं होता क्या पशुपालन होगा? नहीं। पशु को हम लोग चरा सकते हैं कहीं पर? नहीं चरा सकते हैं। तो पहला कारण आपको निकल कर आया है कि सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ उसका सबसे पहला कारण आप क्या देखें? वर्षा का कम जाना, वर्षा कम होना, है ना। और वर्षा कम होने से क्या हुआ, तो कृषि और पशुपालन में भी कठिनाई होने लगी। फलस्वरूप क्या हुआ कि यहाँ के लोग उठ करके दूसरे जगह पर पलायन कर गए। चलिए, अब आपका अगला पॉइंट है कि कुछ विद्वानों के अनुसार इसके पास का रेगिस्तान बढ़ता गया। हम आपको पहले से बता दिए कि देखिए, कुछ विद्वान यह भी कह रहे हैं कि सिंधु सभ्यता में आपको कुछ इलाका जो है आपको रेगिस्तानी टाइप का था, वह रेगिस्तानी एरिया धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया। और रेगिस्तान का मतलब जहाँ पर केवल बालू ही बालू होता है उसको हम लोग रेगिस्तानी इलाका कहते हैं। ठीक है, तो रेगिस्तान धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ता चला गया। और इसका परिणाम यह हुआ कि मिट्टी में लवणता बढ़ गई। यानी कि जब रेगिस्तानी क्षेत्र बढ़ते हैं तो मिट्टी में क्या बढ़ जाता है? लवण की मात्रा। और जब लवण की मात्रा बढ़ जाएगी तो आप फसल नहीं उपजा पाएंगे, है ना। और इस तरह से क्या हुआ कि खेत की उर्वरा शक्ति जो है वो समाप्त हो गई और इसके कारण सिंधु सभ्यता का क्या हो गया? पतन हो गया। बात समझ रहे हैं ना। अब जो है तीसरा पॉइंट जो है
कुछ लोगों के अनुसार यहाँ भूकंप आने से बस्तियाँ समाप्त हो गई। हम आपको भूकंप के बारे में भी चर्चा कर ही दिए कि यहाँ पर भूकंप अधिक देखने को मिलता था और जिसके कारण से जो है यहाँ की बस्ती उठ करके दूसरे जगह पर चली गई। यहाँ तक क्लियर है। अब जो है आपको चौथा पॉइंट, कुछ दूसरे लोगों का कहना था कि यहाँ भीषण बाढ़ आ गई और बाढ़ आने से पानी जमा हो गया और जिसके कारण से लोग एक जगह से दूसरे जगह पर चले गए। तो यह भी आपको सिंधु सभ्यता के पतन का कारण बना। इसके बाद फिर है आपको कि एक विचार यह भी माना जाता है कि सिंधु घाटी की धारा बदल गई। कहने का मतलब यह है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के किनारे था, है कि नहीं। हड़प्पा सभ्यता जो शहर, जैसे आपका शहर है, आपके जैसे पटना शहर है, किस नदी पर है? गंगा नदी पर है, गंगापुर पुनपुन पर है। ठीक उसी तरह से जो है सिंधु नदी जो था वह भी आपको हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा शहर में ही था, हड़प्पा सभ्यता के बगल में था। और एक समय ऐसा है कि बाढ़ जो आई तो बाढ़ आने से वो हड़प्पा नदी क्या हुआ, सिंधु नदी क्या हुआ, सिंधु नदी उछल गई और उछलने के बाद उसका पानी कहाँ घुस गया? शहर में घुस गया। जब शहर में घुस गया तो फिर क्या हुआ, से भी लोग वहां से पलायन करके एक जगह से दूसरे जगग चले गए, यानी कि सिंधु क्षेत्र को छोड़ करके अन्य जगह पर जा करके बस गए और जिस कारण से सिंधु सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का पतन किस तरह से हो गया तो क्या आप जवाब दे देंगे? तो बताइए कि सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हो गया? तो आप बोलेगा कि सिंधु सभ्यता का पतन वर्षा की कमी से, सूखा के कारण से, है ना, रेगिस्तान बढ़ने से, और इसके बाद कम पानी से, है ना, बाढ़ आने से और सिंधु नदी की धारा बदल जाने से। ये था आपको हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग अगले प्रश्न को भी जरा हम लोग देखते हैं। अब जो है अध्याय 1 का जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है इसको भी जरा हम लोग जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि इस सभ्यता का खोज सबसे पहले 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थान से हुई थी। प्रश्न को समझिए, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु सभ्यता का खोज सबसे पहले हड़प्पा नामक जगह पर ही हुआ था। और कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में। अगर आपसे कोई पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं तो आप कहिएगा कि देखिए कि सिंधु सभ्यता जो था, इस सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम खोज जो 1921 में हुआ था वो हड़प्पा नामक जगह पर ही हुआ था, इसलिए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फिर आगे क्या है कि हड़प्पा संस्कृति का विस्तार कहाँ कहाँ पर है, तो ये भी आपको प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछता है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए हड़प्पा संस्कृति का विस्तार आपको जैसे कि हम बताते हैं, आप लोग भी नाम लेते चलिएगा। पंजाब में, सिंध में, राजस्थान में, गुजरात में, बलूचिस्तान में, और इसके अलावा जो है आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती भाग तक भी जो है आपको हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछे कि सिंधु सभ्यता कहाँ तक फैला हुआ था, आप बोलेगा पंजाब, सिंध, राजस्थान, गुजरात, बलूचिस्तान, उत्तर प्रदेश। फिर से बोले, क्या सब बोले? पंजाब, सिंध, राजस्थान, गुजरात, बलूचिस्तान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश आपको कुछ क्षेत्र देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हड़प्पा संस्कृति के बारे में आप क्या जानते हैं, है ना, और हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी का क्या स्रोत है? कहने का मतलब ये है कि हड़प्पा संस्कृति जो आप हड़प्पा के बारे में जो आप अपने सब जाने, यह हम लोग किस किस माध्यम से जाने? पूरे अध्याय आप लोग खत्म कर चुके हैं और बताइए कि हड़प्पा के बारे में हम लोग जो जाने हैं वो किन किन चीज़ों से जाने हैं। तो सही बात है, कहने का मतलब ये है कि हड़प्पा का जितना भी इतिहास है वह आपको पूरा तत्व पर आधारित है। किस पर आधारित है? और पूरा तत्व के अंतर्गत क्या सब आता है? सिक्का आता है ना, आपको जो है धरती से के अंदर से निकला हुआ जो मस्जिद मंदिर होता है या कोई भवन होता है ना, कोई सिक्का होता है, कोई मोहर होता है कि नहीं,
इसके अलावा जो है सो आपको वेद, रामायण, महाभारत यानी कि साहित्य, इन सब चीज़ों से जो है सो हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी मिलता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब आगे चलिए। हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी कराने वाले अनेक स्रोत उपलब्ध हैं। सर्वप्रथम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे विभिन्न नगरों की खुदाई से प्राप्त विभिन्न भवन, हम पहले आपको बता दिए ना, विभिन्न भवन, गलियों, बाजारों, स्नानगारों आदि के अवशेष हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालते हैं। यानी कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में जो जानकारी मिलती है वो किन किन चीज़ से, तो खुदाई से जो प्राप्त हुआ, और खुदाई से जो प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए? सही बात होता है, खुदाई से जो प्राप्त होता है वस्तु उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं। तो खुदाई से क्या क्या प्राप्त हुआ था? देखिए, भवन प्राप्त हुआ था, गली प्राप्त हुआ था, इसका बाजार भी प्राप्त हुआ था कि नहीं? इसके बाद है स्नानगार और अन्नागार के बारे में, तो ये सभी प्राप्त हुआ था। इसी से हम लोग पकड़ लिए कि इसका मतलब यहाँ की संस्कृति इस तरह की थी। जैसे स्नानागार से हम लोग कैसे समझे थे कि स्नानागार नदी के बगल में, इसका मतलब लोग त्योहार के अवसर पर, किसी उत्सव के अवसर पर यहाँ पर नहाने के लिए आते थे और नहा करके जो है सो यहाँ पर कपड़ा वपड़ा बदलने के लिए स्नानगार बना हुआ था। तो यहाँ तो स्नानगार से हड़प्पा की संस्कृति की जानकारी मिली कि नहीं मिली? मिली। तो वही बात है, अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का क्या क्या स्रोत है तो क्या क्या कहिएगा? भवन है, बाजार है, ठीक है, साहित्य है और अन्य पुरातत्व भी है। ठीक है, आगे चलिए। इसके बाद है, इन अवशेषों से हड़प्पा संस्कृति के नगर निर्माण और नागरिक प्रबंध के विषय में भी पर्याप्त जानकारी मिलती है। कहने का मतलब ये सब जो प्राप्त हुआ, भवन, गली, बाजार, स्नानगार, इससे हमें नगर के निर्माण की प्रक्रिया और नागरिक का क्या क्या प्रबंध था, है ना, क्या क्या मैनेजमेंट किया हुआ था, ये सब बात की जानकारी मुझे मिलती है। दूसरा क्या है, तो कला के विभिन्न नमूनों से, जैसे कि मिट्टी के खिलौना जो प्राप्त हुए थे धरती के नीचे से पुरातत्व के रूप में, उससे भी हमको पता चला। जैसे मिट्टी के खिलौना में आप देखे थे कि बैल था, दो गो बैल था, और दो गो बैल के अलावा जो है सो ये आपको जो है सो चक्का टापर लगा हुआ था गाड़ी में। तो उससे हम लोग पकड़ लिए कि हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे वह पशु का भी पालन करता था और बैलगाड़ी जैसे वाहनों का भी प्रयोग करता था, है ना। धातुओं की मूर्ति भी मिली थी हमको। धातुओं की मूर्ति में खास तौर पर जो नाचती हुई तांबे की मूर्ति मिली थी। इससे हम लोग ये जाने कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वह मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो धातुओं की मूर्ति में कढ़ाई, विशेषकर नाचती हुई लड़की और तांबे की प्रतिमा जो थी, इससे हमको मातृ देवी की उपासना करने वाले लोग के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त हुई थी। आदि से हड़प्पा के लोगों की कला और कारीगरी पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इसके बाद आइए तीसरा जो है आपको मोहर, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं सील। मोहर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? चलिए, मोहरों से भी हड़प्पा संस्कृति के विभिन्न पहलुओं और काफ़ी जानकारी प्राप्त होते हैं। ठीक है, इससे हड़प्पा संस्कृति से संबंधित लोगों के धर्म, पशु पक्षियों और पेड़ पौधों तथा उस समय की लिपि से भी अनुमान लगाया जाता है। अब देखिए, मोहर जो अभी आप लोग स्कूल कॉलेज में देखते हैं, तो जैसे कि मिथिला यूनिवर्सिटी का अगर मोहर की बात करें तो मिथिला यूनिवर्सिटी के मोहर पर क्या चीज़ का छाप रहता है बताइए आप लोग? उसका जो लोगो बना हुआ है उसके ऊपर क्या चीज़ का छाप रहता है? अगर बिहार बोर्ड की बात करें हम, बिहार बोर्ड के लोगो पर क्या चीज़ का छाप रहता है? राम भगवान का रहता है, और तीर धनुष रहता है और राम भगवान रहता है। बात समझ में आ रहा है? वही अगर मिथिला यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें देखिएगा 2 मछली रहता है और स्टार रहता है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे मिथिला के बारे में, मिथिला के लोगों के, है ना, जनजीवन के बारे में मुझे जानकारी मिलती है। उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता में जो मोहर प्राप्त हुआ था उसमें कुछ जानवरों के भी चिन्ह थे, और जानवर के चिन्ह होने से मुझे क्या जानकारी मिलता है कि वहाँ के लोग जानवर से भी जुड़े हुए थे, और जानवर में जो मुख्यतः कौन कौन सा जानवर प्रयोग में लाते थे उस सब के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ठीक है, और इससे लोगों के धर्म और पेड़ पौधों तथा उसके समय की लिपि की जानकारी मिल जाती है। हड़प्पाई लोग पढ़े लिखे थे, इस बात की भी जानकारी मिल जाती है, तभी तो मोहर का प्रयोग करते थे। हड़प्पा के लोग पढ़े लिखे थे तभी तो मोहर का प्रयोग करते थे। अगर आपसे कोई पूछे क्या हड़प्पा के लोग पढ़े लिखे थे, तो आप बोलेंगे बिल्कुल थे, क्योंकि वो लोग मोहर का जो यूज करते थे व्यापार करने में। जैसे व्यापारी, जैसे कि मान के चले आप और हम व्यापारी हैं, आप मुझे फ़ोन किए कि आप 2 बोरा मुझे फलाना चीज़ आप भेज दीजिए, हम आपको भेज दिए और हम अपने कंपनी का मोहर लगा करके आपको भेजेंगे ना, तो मोहर कौन लगाएगा? पढ़े लिखे ना लगाएंगे। तो वही बात है।
इस लिपि के पढ़े जाने के बाद समझ में कई महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त होंगी। तो ये था आपको हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी के स्रोत। अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी मुझे कहाँ कहाँ से मिलती है तो आप क्या बोलिएगा? बोलेगा भवन से, गलियों से, बाजारों से, स्नानगारों से और अन्नागारों से। इसके बाद है आपको खिलौनों से, धातुओं की मूर्तियों से, सिक्कों से, है ना, और मोहर से भी। बात यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे है आपको हड़प्पा सभ्यता में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास का वर्णन करना है आपको, है ना। सबसे पहले समझिए प्रश्न क्या है। हड़प्पा सभ्यता की विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के बारे में आपको बताना है। विज्ञान तो जानते ही हैं और प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्निकल, मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग जो किन किन टेक्निक का प्रयोग जानते थे और किन किन टेक्निक का प्रयोग करते थे, इस बारे में भी यहाँ पर हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो हड़प्पा सभ्यता को एक नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। ये बात तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता को कौन सा सभ्यता कहा जाता है? या शहरी सभ्यता। ठीक है, तो नगरीय सभ्यता का एक प्रमाण है कि इस संस्कृति के निर्माताओं ने विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की थी। विज्ञान और तकनीकी प्रगति को हम बिंदुओं के तहत देखे जा सकते हैं। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में अगर हम बात करें तो लिपि से हम जानते हैं। सिंधु सभ्यता के निवासियों ने एक भाव चित्रात्मक लिपि का आविष्कार किया। अगर आपसे पूछेगा कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, देखिए भाव चित्रात्मक मतलब होता है केवल फीलिंग से हम समझ सकते थे कि ये किसी न किसी कंपनी का क्या लगा हुआ है, मोहर लगा हुआ है, लेकिन ये क्या लिखा हुआ था वो अभी भी पढ़ा नहीं जा सका। जैसे भारत के डॉक्टर का राइटिंग होता है, समझ लीजिए कि वही सिंधु सभ्यता के लिपि का, हाँ, लिपि स्क्रिप्ट जो था, लिपि जो था वो लिखा हुआ था। डॉक्टर क्या लिखता हम लोग पकड़ पाते हैं? बहुत ही कम पकड़ पाते हैं। तो समझिए कि वही बात है कि सिंधु सभ्यता का मोहर जो था ना, आज तक कोई पढ़ नहीं पाया कि आखिर इसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन कुछ न कुछ लिखा हुआ था। इसलिए याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक, है ना। और कह रहा है कि इसका आविष्कार किया था, तो भाव चित्रात्मक लिपि का आविष्कार किया। लिपि का आविष्कार जो हुआ तो विज्ञान का विकास हुआ था, तकनीकी का विकास हुआ, तभी तो लिपि का आविष्कार हुआ। लिपि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट। क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट। आगे चलिए। मगर यह लिपि पढ़ने में अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। कई ऐसी मुद्राएं भी है जिन पर यह चित्र लिपि अंकित है। बहुत सारे ऐसे मुद्रा सिक्का भी है जिस पर यह आपको लिपि लिखी गई है, लेकिन इस लिपि की जानकारी अभी तक नहीं हो पाई कि आखिर इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब जो आपका अगला है, अब जो है विज्ञान और तकनीकी को यदि देखना हो तो हम लोग धातु कर्म को भी जानते हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल जो थे, आप लोग बताएंगे कि सिंधु सभ्यता के एक प्रमुख स्थल कौन से थे? लोथल थे, है कि नहीं? तो ये जो लोथल है ये आपको काठियावाड़ से, लोथल से तांबे के और कुछ कांसे के भी वस्तुएं मिले हैं। अगर धातु कर्म की बात करें तो कौन कौन धातु का मिला था बताइए आप लोग? तांबा की मूर्ति, तांबे की मूर्ति के बारे में तो आपको कंफर्म पता है आप सभी को, लेकिन इसके अलावा कांसे की भी मूर्ति भी प्राप्त हुए थे और कुछ वस्तु भी प्राप्त हुए थे। इसका मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग धातु से परिचित थे कि नहीं थे? थे, तभी तो तांबा और कांसा की चर्चा हुई, तांबा और कांसा की मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से भी एक 10.5 सेंटीमीटर ऊंची कांसे की एक नर्तकी वाला की मूर्ति मिली है। अब बताइए आप लोग, नर्तकी का मतलब नाचती हुई, नाच करने वाली। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से 10.5 सेंटीमीटर की मूर्ति थी। अगर आपसे पूछे कि कांसा की मूर्ति जो मिली थी वो कितना सेंटीमीटर की? 10.5 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हैं ना जी? चलिए तो आइए जानते हैं हम लोग। इससे पता चलता है कि कच्ची धातु से शुद्ध तांबा निकालने की तकनीकी से परिचित थे। सही बात है। इससे क्या पता चलता है कि कच्ची धातु से शुद्ध तांबा निकालने की तकनीकी विकसित थी। ठीक है, कच्ची धातु से, जैसे कच्ची धातु मतलब समझे कि नहीं समझे? कच्चा नहीं समझे आप लोग? आप लोग पढ़े होंगे ना कि आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा, पेड़ से पेड़ टकराया, इसके बाद हुआ, फिर इसके बाद फिर पत्थर जो था उस पत्थर को भी पत्थर, हाँ, इसके बाद फिर पत्थर को गला करके तांबा निकाला। ये सब नहीं पढ़े थे? वही बात तो है यहाँ पर कि उस समय के लोग जो है कच्ची धातु के बारे में भी जानकारी इकट्ठा किए और कच्ची धातु से शुद्ध तांबा निकालने की भी तकनीकी को जानते थे। तांबा चूंकि 283 डिग्री पर पिघलता है, ध्यान दीजिए,
कच्ची धातु से शुद्ध तांबा जो निकालिएगा आप, तो इसके लिए उसको कितना डिग्री पे पिघलाना होगा? 100 डिग्री। और आपका हाथ कितना डिग्री पर जलने लगता है? 100 डिग्री पर। कितना डिग्री चाहिए? 283 डिग्री। उतना डिग्री पर तांबा क्या होता है? पिघल जाता है। और वो सब पिघलाता था, तभी तो कच्ची धातु से क्या निकाला था? शुद्ध तांबा। कच्ची धातु से शुद्ध तांबा। इसका मतलब सिंधु सभ्यता के लोग धातु के बारे में जानते थे कि नहीं जानते थे? जानते थे। खास तौर पर किस धातु के बारे में अभी पढ़े हैं? और एक केवल तांबा ही पढ़े हैं? तांबा और कांसा ही पढ़े हैं। अतः निश्चित रूप से वे इतना ताप पैदा करने की तकनीक को भी जानते होंगे। संभवतः सिंधुवासी राजस्थान स्थित तांबे की खेतरी है कि नहीं, तांबे की खानों से कच्ची धातु प्राप्त करते थे। अगर आपसे पूछेगा कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है तांबा का जो उत्पादन करता था, तांबा जो प्राप्त करता था, वो कहाँ पर? तो राजस्थान के है ना खेतरी नामक जगह से। राजस्थान के खेतरी नामक जगह से। ठीक है, यहाँ तक प्राप्त समझ में आ गया। चलिए अगला है वाहन के बारे में। वो लोग जानते थे कि नहीं, ये बताइए आप लोग। जानते थे, तभी तो वो व्यापारी करते थे। खास तौर पर कैसा वाहन के बारे में जानते थे वो? बैलगाड़ी। वाला। देखिए मोहनजोदड़ो से बैलगाड़ी का खिलौना मिला है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? बैलगाड़ी का खिलौना मिला, जो इस बात का द्योतक है, द्योतक मतलब जानकारी देने वाला, कि वे लोग आवागमन अथवा मालवाहक, आवागमन मतलब आने और जाने के लिए, और मालवाहक का मतलब माल ढोने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह माल ढोने के लिए, वस्तु पहुंचाने के लिए या लाने के लिए। मालवाहक के उपयोग हेतु वाहन निर्माण तकनीकी से भी परिचित थे। ठीक है, तो आप कहेंगे कि देखिए हड़प्पा सभ्यता से आपको एक खिलौना प्राप्त हुई है, जो कि बैलगाड़ी के रूप में खिलौना प्राप्त हुई है। जिससे यह प्राप्त होता है, इससे यह जानकारी मिलती है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग है ना बैलगाड़ी जैसे वाहन का प्रयोग करते थे और उसके बारे में जानते भी थे। क्लियर है यहाँ तक? जी। अब आगे चलिए। आगे है गोदी और नौका। अब आपके मन में यह आ रहा होगा कि भाई गोदी क्या होता है? एक स्थान बना। ठीक है ना, तो हम गोदी के बारे में चर्चा कर दिए थे। एक बार पुनः समझ लीजिए। गोदी मतलब अंग्रेजी में उसको डॉकयार्ड बोला जाता है। क्या बोलाता है? चलिए, और नौका मतलब तो समझते ही है, नाव होता है। तो लोथल से ईंटों से निर्मित 128 मीटर लंबी, कितना लंबा? 128 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा एक आयताकार गोदी। देखिए अंग्रेजी में भी जस्ट बताया क्या कहते हैं, डॉकयार्ड, और यहाँ पर आपको मिल भी गया। तो गोदी मिली है। इससे यह पता चलता है कि नौका और गोदी निर्माण की तकनीकी से परिचित थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग नौका और गोदी निर्माण के टेक्निक से परिचित थे कि नहीं थे? जी थे। तो बोलिएगा कि थे। मोहनजोदड़ो से एक बर्तन पर गोदी निर्माण की है ना तकनीकी से परिचित है। मोहनजोदड़ो से एक बर्तन पर नाव का चित्र बना हुआ था। एक बर्तन भी प्राप्त हुआ और उस बर्तन पर नाव का चित्र बना हुआ था। किसका चित्र बना हुआ था? नाव का चित्र। इन नौकाओं द्वारा विदेशों से व्यापार होता होगा। तो हम लोग अनुमान लगाते हैं, इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि इस नाव पर जो है एक बर्तन पर नाव का चित्र है। इसका मतलब नाव के माध्यम से विदेशी से व्यापारी का काम हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे। अब चलिए, मेसोपोटामिया के एक अभिलेख में मेलुआ, जो कि सिंध क्षेत्र में पड़ता है, कौन सा जगह है? मेलुआ के साथ व्यापार संबंधों की भी चर्चा है। ठीक है, चलिए अगला। चलिए, माप तौल की तकनीकी का ज्ञान। इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग माप तौल के बारे में जानते थे कि नहीं जानते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग माप तौल की तकनीकी से परिचित थे। सिंधु सभ्यता में करीब 150 बाट मिले हैं। याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता में लगभग कितने बाटखारा मिले हैं? 150। वाट समझते हैं ना? बाट तौलने वाला जो होता है किलो, उसको हम लोग बाट कहते हैं। तो 150 बाट मिले हैं। ठीक है ना। सबसे बड़ा बाट जो था वो 1375 ग्राम का। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता से जो सबसे बड़ा बाट मिला था वो कितना ग्राम का था? 1375 ग्राम का था। एवं सबसे छोटा बाट जो था वह 0.87 ग्राम का था। कितना ग्राम का था? 0.87 ग्राम का मतलब 100 ग्राम से ज्यादा कि कम? 100 ग्राम से कम। 100 ग्राम से कम हुआ, क्योंकि 87 ग्राम ही ना हुआ, इधर 100 ग्राम ना है। बात समझ रहे कि समझ रहे हैं? ये बाट 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 के अनुपात में था। अब ये भी याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है आपके लिए कि हड़प्पा सभ्यता के बाट जो है ना वो किस अनुपात में थे?
तो याद रखिएगा, बोलिए मेरे साथ, एक, दो, एक का 2 गुना कीजिए, 4 1 का 2 गुना करें हम, 2 और 2 का 2 गुना 4 का 2 गुना 8 का 2 गुना 16 का 2 गुना 32 का 2 गुना 64। तो याद रखिएगा, अगर पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के जो बाट थे वो किस अनुपात में थे, तो अब बोलिए तो आप लोग 1 2 4 8 16 32 तो समझ में आ गया आप लोगों को। अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग माप तोल के प्रणाली से परिचित थे, तो अगर थे तो बताइए कि सबसे बड़ा बाट कितना ग्राम का था? 1375 ग्राम का था, और सबसे कम 0.87 ग्राम का था। अच्छा, ये किस अनुपात में उसका बाट था बताइए? यहाँ 16 के अनुपात का विशेष महत्व था। 16 का जो अनुपात था उसका विशेष महत्व था। ठीक है, तो ये था आपको सिंधु सभ्यता के विज्ञान और तकनीकी के संबंध में जानकारी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सभ्यता के लोगों के द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन की क्या विशेषता थी? अभी बताइए आप लोग कि मिट्टी के बर्तन के बारे में आपको कुछ बताए हैं कि नहीं बताए हम? चलिए ध्यान से सुनिए। मतलब नाव का चित्र बना हुआ था ना। आइए, सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा प्रयोग में लाए गए बर्तन चाक पर बने होते थे। यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो जो बर्तन बनाते थे वो क्या चीज पर? चाक समझते हैं, कुम्हार जो उसको, हाँ बिल्कुल, हाँ घुमाता रहता है उसको, तो उसको ही चाक बोला जाता है, जो इस बात को स्पष्ट करती है कि यह संस्कृति पूरी तरह से विकसित थी। क्लियर यहाँ तक? अब है कि रूप और आकार की दृष्टि से इन बर्तनों की विविधता और सुंदरता आश्चर्यजनक है। यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग जो चाक पर बर्तन बनाते थे वो विभिन्न प्रकार के बनाते थे। उनका रूप और आकार बड़ा ही मनमोहक और बड़ा ही सुंदर था। ठीक है, चलिए, पतली गर्दन वाले आकार के एक बड़े और लाल रंग के बर्तनों पर काले रंग की चित्रकारी, जैसे कि बताइए आप लोग, कोई ऐसा बर्तन बताइए जो कि पतरा उसका ये होता है, मतलब पतला पतला उसका जो है ना ये गर्दन होता है बर्तन का। गर्दन ये होगा छुलनी। भगवान। चलिए, तो सुराही जो होता है वो आपको उसका गर्दन लंबा होता है। ठीक है ना। आगे है पतली गर्दन वाले आकार के बड़े घड़े, उसी को आपको बुलाया था क्या चीज? सुराही। लाल रंग के बर्तनों पर काले रंग की चित्रकारी, और लाल रंग के जो बर्तन होते हैं उस पर काले रंग का चित्रकारी आदि हड़प्पा के बर्तनों की क्या है? विशेषताएं हैं, है ना। इसके बाद है कि इन बर्तनों पर अनेक प्रकार के वृक्ष बने हुए थे, त्रिभुज बने हुए थे, वृत्त बने थे, बेलों आदि का विशेष प्रयोग करके अनेक प्रकार के खिलौने और नमूने बनाए गए थे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये था आपको हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों की विशेषताएं। अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों की क्या क्या विशेषताएं थी, तो आप बोलिएगा, अब एक बार सुन लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के जो भी बर्तन बनाए जाते थे वो चाक पर बनाए जाते थे और विभिन्न प्रकार के बनाए जाते थे, और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन पर काले रंग के स्याही से उसको जो है कलर चित्रांकन किया हुआ होता था। इसके साथ साथ जो है आपको लंबी गर्दन वाली सुराही घड़ा बनाई गई होती थी। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब आपको जो है, और उस पर किस किस तरह का चित्र बना हुआ होता था बताइए? वृत्त के जैसा, त्रिभुज के जैसा, बेलन के जैसा, है ना, और वृक्ष, इस सब का भी जो है आपको नमूना बनाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकास प्रणाली का वर्णन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो था उसमें जल निकास प्रणाली का क्या सिस्टम था उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो जल निकास प्रणाली के बारे में समझिए। सिंधु सभ्यता के लोग इतने जानकार थे, इतनी तकनीकी था उनके अंदर, ठीक है, कि खराब पानी के लिए अलग से नाली बना हुआ था और अच्छा पानी के लिए अलग से रास्ता बना हुआ था। आप यूज करने के बाद वह पानी को बहाने की जरूरत नहीं होती थी, वह पानी अपने आप कहाँ चली जाती थी? सिंधु नदी में चली जाती थी, नाला के माध्यम से। आइए जानते हैं इस प्रश्न को भी। मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन की एक प्रमुख विशेषता यहाँ की प्रभावशाली जल निकास प्रणाली है। कहने का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो जल निकास प्रणाली की बात करें तो यह आपको सबसे पहले तो ये समझिए कि मोहनजोदड़ो किस लिए फेमस है।
तो नगर नियोजन के लिए विशेष फेमस है। किसके लिए? नगर नियोजन के लिए। नगर नियोजन के लिए यह आपको विशेष फेमस है। और उस नगर नियोजन में जो है आपको जल निकास प्रणाली भी नगर नियोजन की शोभा को बढ़ाने में काफी हद तक मदद किया है। यहाँ के अधिकांश भवनों में निजी कुआं और स्नानागार होता था। यहाँ का जो अधिक से अधिक भवन होता था, हाँ, वो सभी के घर में लगभग जो है कुआं और स्नानागार भी होता था। भवन के कमरों, रसोई, स्नानगारों, शौचालय आदि सभी का पानी भवन की छोटी छोटी नालियां से निकलकर गली के नाली में आता था। समझ गए ना बात? भवन के कमरों से, रसोई से, स्नानागार से और शौचालय आदि से सभी का पानी भवन की छोटी छोटी नालियों के माध्यम से निकलकर गली की नाली में आ जाता था। लेकिन बताइए, अभी सड़क इतना बन गया है अपने एरिया में, लेकिन नाली का प्रबंध है नहीं। बारिश होती है तो क्या होता है? रोड पे पानी सबके लग जाता है। सबसे पहले तो सबके घर पे पानी लग जाता है, और जो पानी बच गया वह सड़क पर लग जाता है। तो आप अच्छे, हम अच्छे, इस सिंधु सभ्यता के लोग अच्छे सिंधु सभ्यता के लोग अच्छे। नहीं? तो आप लोग भी जब मुखिया सरपंच बनिएगा तो इस पर विशेष करके ध्यान दीजिएगा। और एक बार हड़प्पा सभ्यता के जल निकास प्रणाली के सिस्टम को पढ़ लीजिए। छोटी छोटी नालियां जो थी उससे निकलकर गली के नाली में आता था। गली की नाली को मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी पक्की नालियों से जोड़ा गया था, है ना। गली का जो नाली था वो सड़क के दोनों ओर नाली था, मतलब जैसे सड़क है ना, हाँ, दोनों ओर, और दोनों ओर से जितने भी घर होते थे उस सबका पानी का नाली जो है उससे कनेक्शन हुआ होता था। क्लियर है यहाँ तक? आगे है, मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी नालियों के पत्थर और अथवा शिलाओं द्वारा ढक दे। कहने का मतलब यह है कि नाली जो होता था ना, उस नाली को पत्थर के द्वारा और शिला के द्वारा, पत्थर और शिला लगभग सेम होता है, लेकिन बताते हैं, सही बात बताया आप, कि पत्थर का आकार छोटा होता है, जबकि वहीं शिला जो होता है ना उसका, वो पत्थर ही होता है शिला भी, लेकिन उसका आकार बड़ा होता है। ठीक है ना। इसके बाद है नालियों की सफाई और कूड़ा करकट निकालने के लिए, नालियों की सफाई के लिए, देखिए नाली की सफाई की भी व्यवस्था कर लिया, उसकी सफाई के लिए और कूड़ा करकट को निकालने के लिए बीच बीच में आपको नर मुखे यानी कि मेन होल भी बनाए गए थे। बड़ा सा होल का मतलब सुराख होता है, छेद, वो बनाए गए थे ताकि लोग उसमें उसको जो है साफ भी आसानी से कर सके। नालियों की इस प्रकार की अद्भुत विशेषता किसी अन्य समकालीन नगर में देखने को नहीं मिलती है। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये था आपको हड़प्पा सभ्यता के जल निकास प्रणाली। मौखिक रूप से यदि हम कहें तो एक बार फिर फोकस कर रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए। हड़प्पा सभ्यता में जो जल निकास प्रणाली थी, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की एक प्रमुख विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि लोगों, सबसे पहले तो हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश लोगों के घर में कुएं और स्नानगार होते थे, और सभी के घर से रसोई का पानी, शौचालय का पानी, स्नानागार का पानी, इस सब को निकलने के लिए छोटी छोटी नालियों के माध्यम से मुख्य सड़क के बड़ी नाली से कनेक्शन कर दिया जाता था, और सारा गंदा पानी जो है बड़ी नालियों के माध्यम से सिंधु नदी में बह जाती थी, चली जाती थी। ठीक है। और जल निकास प्रणाली की और भी क्या विशेषता थी कि नालियों को, मतलब सड़क के दोनों ओर जो नाली बनी होती थी उस नाली को पत्थर या शिलाओं से ढक दिया गया था, और बीच बीच में कहीं कहीं पर जो है सो बहुत सारा होल बना दिया गया था, बहुत सारा छिद्र बना दिया गया था, जिससे कि कूड़ा करकट कचरा को साफ किया जा सके। तो ये था आपको सिंधु सभ्यता की जल निकास प्रणाली की विशेषताएं। अब हम लोग जानेंगे मोहन स्नानागार के बारे में। स्नानागार तो जानते ही हैं, है ना, जहाँ लोग स्नान करते थे और कपड़ा बदलते थे, तो उसको ही स्नानागार कहा गया। बात समझ में आ रहा है? जी सर। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का विवरण दे। मोहनजोदड़ो में बना सार्वजनिक स्नानागार अपना विशेष महत्व रखता है। मोहनजोदड़ो में जो बना सार्वजनिक स्नानागार है वह अपना विशेष महत्व रखता है। तो जिस तरह से आपको जल निकास प्रणाली नगर नियोजन की विशेष शोभा बढ़ाती थी, ठीक उसी तरह से ये जो स्नानागार है, यह स्नानागार भी हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की शोभा बढ़ाने में विशेष भूमिका रखी है। यह सिंधु घाटी के लोगों की कला का अद्वितीय नमूना है। अद्वितीय मतलब इसके जैसा जिसके जैसा कोई नहीं, ठीक है ना।
उसको अद्वितीय कहा जाता है। ऐसा अनुमान है कि यहाँ स्नानगार यानी कि तालाब, स्नानगार का मतलब तालाब धार्मिक अवसरों पर, हम बताए थे ना आपको, किसी धार्मिक अवसर पर, उत्सव पर ही लोग आते थे नहाने के लिए। धार्मिक अवसरों पर आम जनता के नहाने के प्रयोग में लाया जाता था। यह तालाब इतना मजबूत हुआ है कि हजारों वर्षों के बाद भी यह वैसे ही का ही वैसा बना हुआ है। इसकी दीवारें काफ़ी चौड़ी बनी हुई है, जो पक्की ईंटों और विशेष प्रकार की सीमेंट से बनी हुई है, ताकि पानी अपने आप बाहर न निकल सके। कहने का मतलब ये है, आपको स्नानागार जो था वो इस हिसाब से बना हुआ था, ठीक है, ताकि पानी अपने आप बाहर ना निकल सके। जैसे तालाब है ना, तो तालाब को इस तरह से बॉक्सिंग किया गया था, जैसे कि आप क्या होता है स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल के जैसे समझिए अभी का स्विमिंग पूल और उस समय का वो स्नानागार, बात बराबर है। इस हिसाब से मोटी मोटी दीवारें दी गई थी कि पानी कहीं से लीक नहीं हो। तालाब या स्नानागार में नीचे उतरने के लिए एक सीढ़ियाँ होती थी। उस तालाब में नीचे उतरने के लिए सीढ़ी होता था। कितना अच्छा था। और अभी भी सीढ़ी घाट रहता है कि नहीं रहता है? उसको सीढ़ी भी बोल सकते हैं आप ना, सीढ़ी ही हुआ वो, जिसको हम लोग घाट बोलते हैं, सीढ़ी हुआ। नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी होती थी और पानी निकलने के लिए नालियों का भी प्रबंध होता था। पानी निकलने के लिए नालियों का भी प्रबंध होता था। तो ये था हमारा सार्वजनिक स्नानागार। अगर आपसे पूछे कि मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक स्नानागार के बारे में बताइए, तो आप कहेगा कि देखिए मोहनजोदड़ो का जो सार्वजनिक स्नानागार था वो आपको हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए विशेष तौर पर धार्मिक अवसरों पर, धार्मिक उत्सवों पर स्नान करने के लिए जो है सो बनाया गया था। लोग वहाँ पर धार्मिक अवसरों पर आते थे, स्नान करते थे, है कि नहीं। और इसके बारे में और भी विशेषता क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का जो स्नानागार था उसकी दीवारें मोटी मोटी चौड़ी चौड़ी बनी हुई थी, जो कि अभी भी सुरक्षित है, और वह विशेष प्रकार की पक्की ईंट और सीमेंट से बनी हुई थी, ठीक है। और उस स्नानागार में नीचे उतरने के लिए क्या बनी हुई थी? तो सीढ़ियाँ बनी हुई थी, ये भी याद रखना है आप लोगों को। और जो गंदा पानी होता था उसको निकलने के लिए नालियों का भी प्रबंध किया गया था। तो ये था हमारा मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक स्नानागार के बारे में। इसके बाद जो है आपका अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें। अब देखिए नगर योजना का ही पूरा क्वेश्चन रिलेटेड था, लेकिन यहाँ पर अब नगर योजना के बारे में क्या है वो भी समझ लीजिए। सिंधु घाटी के लोग नगरों में रहने वाले थे। वे नगर स्थापना में बड़े ही कुशल थे। नगर की स्थापना में बड़े ही कुशल थे। उन्होंने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, रोपड़ जैसे अनेक नगरों का निर्माण किया, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह आपको हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगान, लोथल, रोपड़ जैसे अनेक नगरों का निर्माण किया। उनकी नगर व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित विशेषताएं उल्लेखनीय हैं। जैसे कि हड़प्पा संस्कृति के नगर एक विशेष योजना के अनुसार बनाए गए थे। इन लोगों ने बिल्कुल सीधी यानी कि 90 डिग्री के कोण पर काटती हुई, है ना, सड़कों और नलियों का निर्माण कराया था। सड़क और गली का निर्माण कैसे किया था? 90 डिग्री के कोण पर। 90 डिग्री के कोण पर इसलिए किया था ताकि जैसे हवा चलेगा ना, क्या चलेगा? हवा। तो एक तरफ से हवा आएगी और दूसरी तरफ का जितना कचरा है अपने आप साफ हो जाएगा, ताकि डॉक्टर मैके के अनुसार चलने वाले वायु उन्हें अपने आप ही साफ कर दे। आगे स्पष्ट हो गया। उनकी जल निकास की व्यवस्था बड़ी शानदार थी। नालियाँ बड़ी सरलता से साफ हो सकती थी। तीसरा पॉइंट है, किसी भी भवन की अपनी सीमा से आगे कभी नहीं बढ़ने दिया जाता था। अच्छा, यानी कि ये पहले भी था, कोई भी जो भवन बनता था ना तो उसके बॉर्डर तक ही, उसके सीमा से आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था। और न ही बर्तन पकाने वाली किसी भी भट्ठी को नगर के अंदर बनने दिया जाता था। सही बात है कि बर्तन बनाने वाला भट्ठी अगर नगर में बनाएगा तो उससे कचरा फैलेगा कि नहीं फैलेगा। अर्थात अनाधिकृत का मतलब जिस पर किसी भी लोगों का अधिकार नहीं हो, जैसे कि जमीन होता है ना खराब वाला, जो जहाँ पर आपको जो है सो लोगों का निवास स्थल नहीं हो। बात समझ में आ रहा है? हाँ, सार्वजनिक हो तो अनाधिकृत निर्माण नहीं किया जाता था, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया। ये था आपको हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में। ये प्रश्न भी आपको 3 बार पूछा जा चुका है, 2014, 17 और 18 में। इसके बाद है
हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवताओं और धार्मिक प्रथाओं की विवेचना करें। बहुदेववादी था। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे हड़प्पावासी, वो बहुदेववादी, बहुदेववादी का मतलब बहुते देवता को मानने वाले थे। साथ में वह प्रकृति के भी पूजक थे, वो प्रकृति के भी पूजा करते थे। मातृदेवी इनकी प्रमुख देवी थी। बता ही दी आपको, मातृदेवी की पूजा करते थे वो लोग। ठीक है। मिट्टी की बनी अनेक स्त्री मूर्ति जो मातृदेवी का प्रतीक है, बड़ी संख्या में मिली है। देवताओं में प्रधान पशुपतिनाथ। अगर पूछे कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्रधान देवता किनको माना गया है, और उनको आद्य शिव भी कहा गया। क्या कहा गया है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर या योगेश्वर की मूर्ति को पशुपति महादेव माना गया है। सिंधुवासी नाग, कुबर वाला साढ़, लिंग, योनि, पीपल के वृक्ष की भी पूजा करते थे। सिंधुवासी जो थे वो नाग की भी पूजा करते थे, नाग, सांड की। इसके बाद है आपको कुबर वाला साढ़ की, लिंग की, योनि की, पीपल के वृक्ष की, है ना। जल पूजा, अग्नि पूजा और बलि प्रथा भी प्रचलित थी। अभी जो हम लोग बकरे का बलि देते हैं, मुर्गा का बलि देते हैं, तो ये सब जो बलि देते हैं या गाय का बलि देते हैं, ये बलि प्रथा आपको पहले भी हड़प्पा सभ्यता में ही प्रचलित थी। मंदिर और पुरोहितों का कोई अस्तित्व नहीं था। मतलब वहाँ कोई पूजा कराने के लिए या कर्मकांड कराने के लिए पुरोहित की जरूरत नहीं थी, और मंदिर का भी कोई अस्तित्व नहीं था। बात समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल सिंपल जगह में भगवान को मूर्ति को रख दिया और वहाँ पर पूजा। तो बताइए, हड़प्पा सभ्यता के लोग में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवताओं के धार्मिक प्रथाओं की विवेचना करें। बताइए, धार्मिक प्रथा बताना है आपको, धार्मिक प्रथा, उसके बारे में डिटेल्स दीजिए। कुबर वाले सांड को पूछते ऐसे बोलिएगा। आप बोलिएगा कि देखिए हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक प्रथा इस तरह से थी, लोग जो है बहुदेववादी यानी कि बहुत सारे देवता के उपासक थे, साथ में प्रकृति की भी पूजा करते थे। इसके अलावा वहाँ सबसे विशेष रूप से जो देखा गया है, मुख्य रूप से मातृदेवी की पूजा की जाती थी, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है ना कांसे की या तांबे की मातृ की मूर्ति आपको अधिक से अधिक देखने को मिलती है। तो ये था आपको हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवताओं और धार्मिक प्रथा के बारे में। लोग जो है नाग देवता की पूजा करते थे, लोग सांड की पूजा करते थे, लोग योनि की, लिंग की पूजा करते थे, और मंदिर और पुरोहित का कोई भी अस्तित्व, कोई भी जगह वहाँ पर नहीं था। तो ये था आपको हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवताओं और धार्मिक प्रथाओं के बारे में। अब जो आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा की मोहरों के विषय में आप क्या जानते हैं? देखिए, हड़प्पा के मोहरों के विषय में यदि हम बात करें तो हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ उसकी मोहर है। हड़प्पा संस्कृति की सबसे उत्तम कलाकृति जो है क्या है? उसकी मोहर है। मोहर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं आप बताएंगे? सील कहते हैं। क्या कहते हैं? सील कहते हैं। बात समझे कि नहीं? ये सील जो है सेल खड़ी पत्थर की बनी होती थी। किसकी बनी होती थी? याद रखिए कि हड़प्पा सभ्यता का मोहर था वो क्या से बना होता था? पत्थर का। किस पत्थर का? सेल खड़ी। किस पत्थर का? सेल खड़ी पत्थर का बना होता था। इसमें अधिकांश सीलों पर लघु अभिलेख, यानी कि वो जो आपको छोटा छोटा अभिलेख लिख दिया जाता था, ठीक है, जो कि अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। उसके साथ साथ एक सींगी का जानवर, एक सींगी जानवर का मतलब एक सींग वाला जानवर, भैंस, बाघ, बकरी, हाथी की आकृतियां उकेरी हुई है। उकेरना मतलब छापना, अंकित करना। एक सींग वाला जानवर, याद रखिए ये प्रश्न बहुत पूछता है, कौन कौन जानवर से परिचित थे? एक सींग वाला जानवर, भैंस, बाघ, बकरी। देखिए बाघ और बकरी तो याद हो ही जाएगा, ठीक है ना। और एक सींग वाला जानवर, इसके बाद है आपको भैंस। भैंस बकरी को साथ रख सकते हैं क्योंकि भैंस भी दूध देती है और बकरी भी दूध देती है, ठीक है ना। चलिए, तो बाघ, बकरी, हाथी, भैंस और एक सींगी जानवर, इन सभी की आकृतियां उकेरी थी। लंबी दूरी के व्यापार के में इन सीलों का प्रयोग होता था। सील से न केवल सामान के सही ढंग से पहुंच जाने का भरोसा हो जाता था, बल्कि यह भी पता चल जाता था कि सामान किस व्यापारी ने भेजा है। पहला बात, सील का मतलब परीक्षा ही देते हैं आप लोग, तो उसमें देखिएगा कि सील लगा हुआ रहता है। तो वो जो सील लगा हुआ रहता है, इससे स्पष्ट होता है ना कि यह सील पैक है, इसको कोई खोला नहीं है। पहले इसी तरह से जो बोरी वोरी जो भेजा जाता था एक जगह से दूसरी जगह, तो वो सील जो लगा हुआ था, तो इससे दो बातें स्पष्ट होती थी कि यह सुरक्षित है। अगर नहीं खोला गया तो इसका मतलब यह सुरक्षित है,
और दूसरा कि यह किस कंपनी से भेजा गया है, किस व्यापारी के द्वारा भेजा गया है। तो ये था आपको हड़प्पा सभ्यता की मोहर के विषय के बारे में, बात समझ गया। इससे आगे हम लोग कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न को जानेंगे जो कि अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।